गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता होगा कि हम किस बारे में आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग से संबंधी में हमने जो टाइटल लगाया था कि सारी कन्फ्यूज़न दूर, क्योंकि एक्चुअल में कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे इस प्रमाण पत्र को लेकर कि हमें काउंसलिंग में कैसे जाना है। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और ग्राम कचहरी से नई अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो इसी कन्फ्यूजन्स को लेकर हमने ये वीडियो पर्टिकुलर बनाया है। ठीक है, इसमें हम उन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे जो आपको काउंसलिंग से संबंधी जो कन्फ्यूजन हो रही है उसके लिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो है, और देखिए हम कोई भी इधर उधर की बातें करने में विश्वास नहीं करेंगे या अपनी तरफ से नहीं करेंगे। जो हमारा विभाग का जो कागज कहता है, जो शासनादेश कहता है, जो भी उसके आर्टिकल्स कहते हैं, जो भी उसकी समय समय पे सूचनाएं आती रहती हैं, बस उन्हीं को हम लेकर विस्तृत रूप से बात करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, ठीक है, ये अभी आपका करीब 5 दिन पहले ही आपका एक जो ये नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन कहते हैं या आप जो भी कह लीजिए इसको। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए काउंसलिंग किसकी चलने वाली है, थोड़ा सा ये भी बात कर लें। काउंसलिंग चलने वाली है केवल पटना में जो 65 ग्राम पंचायत हैं वहाँ के सचिवों के लिए 4 तारीख को काउंसलिंग चलने वाली है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये सभी काउंसलिंग में पूर्णतः मतलब सब काम आएंगी आपके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन फार्म आपके पास होना चाहिए, और इन्होंने विंडोज़ भी अपनी खोली थी वेबसाइट की, लेकिन बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि उसमें जो है एरर आ रहा है, जब भी पासवर्ड और वो डालते हैं तो वो ओपन नहीं होता और हमारा ऑनलाइन आवेदन फार्म नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं हो रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं, अगर पहले आपने रखा है तो अच्छी बात है, वहाँ पे जाके आप अपनी इस समस्या से अवगत कराएंगे। ठीक है, देखो किसी भी पर्सन को या विभाग को ही सत्य जो है, सत्यता जो होती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। और ये सारी चीज़ें क्या करने के लिए की जा रही है, सत्यता की ही जांच करने के लिए की जा रही हैं। तो आपने आवेदन फार्म जो है नहीं अपलोड हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड जब लग रहा था तो वो एरर बता रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपनी समस्या बताएंगे तो वो मान जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, उनके पास आपका ऑनलाइन आवेदन जो पत्र है आपने जो फिलअप किया था उसकी हार्ड कॉपी उनके पास मौजूद है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं मैट्रिक उत्तीर्णता। मैट्रिक उत्तीर्णता क्या होता है? हाई स्कूल एग्जाम को ही मैट्रिक उत्तीर्णता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा है अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र। मूल में, मूल यानी जो आपका ओरिजिनल है। ठीक है, या शब्द लिखा है, ठीक है ना, यहां पे देखिए या लगा हुआ है, या तो अंक पत्र हो या मूल प्रमाण पत्र हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ले जाएंगे तो ये सो बेटर है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मैट्रिक का, हाई स्कूल का, देखिए कभी भी हाई स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट होती है वो किससे होती है? आपका जो पहले के पास आउट लोग होंगे उनका जो है अंक पत्र अलग होता है और आपका प्रमाण पत्र अलग होता है। लेकिन जो इधर लोग पास हुए हैं जल्दी ही इधर 7-8 सालों में, तो उनके जो प्रमाण पत्र होंगे और अंक पत्र होंगे वो एक ही होते हैं। ठीक है, तो वो एक ही में आ जाता है। तो आप सीधी सी बात समझिएगा कि अगर आपके पास अंक पत्र है और प्रमाण पत्र दोनों है तो दोनों को लेके जाइएगा। ठीक है, हाई स्कूल का तो एकदम आप ये कंपलसरी कर लीजिए कि आपको प्रमाण पत्र अंक पत्र लेके जाना है, इसमें आप कोई लापरवाही मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही हम कहेंगे इंटर के लिए भी। इंटर के लिए भी आप अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हाई स्कूल की परीक्षा या इंटर की परीक्षा होती है ना, तो अंक पत्र आपको मिलता है और कुछ दिनों बाद ही, मुझे लगता है 2 महीने बाद ही आपका मूल प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि इन दोनों का आप प्रमाण पत्र और अंक पत्र जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे टॉपिक पे, स्नातक उत्तीर्णता का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र। अब यहां पे देखिए बहुत बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र मिलते हैं आपके, ठीक है ना, जहां से आपने स्नातक या ग्रेजुएशन जो भी किया है, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया होगा, अंक पत्र मिलेगा। उसके बाद
प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र जल्दी नहीं इशू होते हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, या आपके कॉलेज में आके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अंक पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे या लगा हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो आपको घबराने की बात है। इसका मूल पत्र आप लेके जाएंगे, ठीक है, स्नातक उत्तीर्णता का। अब कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपका स्नातक तो आपने उत्तीर्ण किया था, ठीक है, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वो नहीं आई, लेकिन प्रोविजनल अगर मार्कशीट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगला आ जाते हैं टॉपिक 5 पे, स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर यानी परास्नातक। परास्नातक यानी आप बीए के बाद क्या करते हैं, एमए करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, एमकॉम के बाद बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है स्नातकोत्तर की आपके पास जो भी अंक पत्र होगा वो लेके जाइएगा। मूल प्रमाण पत्र नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए, स्नातकोत्तर में और स्नातक में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अंक पत्र लेकर जाएंगे, उससे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं 6ठे नंबर टॉपिक पे, कंप्यूटर से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में। देखिए, जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे एक कॉलम आया होगा कि कंप्यूटर से आपको संबंधित जानकारी है, ठीक है, या आपके पास है, तो आपने वहाँ पे टिक किया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने टिक किया है कंप्यूटर के आगे, उनसे वो कहेंगे कि अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर नहीं है या आपका नहीं मिल पा रहा है तो आप वहां कह सकते हैं कि सर अभी हमारे पास नहीं है, हम इसको बाद में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए भी इन्होंने कंप्यूटर का टॉपिक इसमें ऐड किया था क्योंकि देखिए, अब जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी चाहते हैं कि हम जिस भी कर्मचारी की भर्ती करें वो कंप्यूटर में दक्ष हो। ठीक है, तो वो आपसे कंप्यूटर का जो मांग किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि आप कंप्यूटर में अगर रहेंगे तो वेल बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, और एक बात और, कंप्यूटर के प्रमाण पत्र से आपके वेटेज पे या अंक बढ़ने पे कोई इससे अंक नहीं बढ़ेगा, इतना आप मान लीजिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, 7वें नंबर पे, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब यहां पे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, इन्होंने कहा है कि देखिए, एससी एसटी के जो आपके जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो आजीवन वैध होते हैं। ठीक है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की जो होते हैं उसमें एनसीएल होता है। ठीक है, वो 3 साल के लिए वैध होते हैं, 3-3 साल पे उसको बनवाना रहता है। तो आप ये समझ लीजिएगा, एनसीएल जो है वो खत्म तो नहीं हुआ है आपका पिछड़ा वर्ग का, तो ये आप जरूर ध्यान रखे होंगे, मुझे पता है आपने सब रखा होगा। तो बस इतना मेरा कहना है कि इसका जो है आप मूल प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी जाति प्रमाण पत्र और पिछड़ी जात वाले एनसीएल प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्या होता है? ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है जो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए ये 8 लाख के नीचे इनको अपनी आय प्रदर्शित करनी रहती है, तब उन्हें ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये केवल 1 साल के लिए वैध होता है। ठीक है, इसे हर साल बनवाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 16/1/24 से लेके 29/1/25 तक का अगर आपने बनवाया है, ठीक है, तो ये जो डेट है इसके पहले का ही होना चाहिए और इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है ना, यानी 16/1/24 से लेके 29/1/24 तक के बीच का होना चाहिए। अब जो लास्ट डेट थी आपकी 29/1/25, इसके बाद का बना नहीं होना चाहिए, इन्होंने पहले कह दिया। जब आप फार्म फिलअप कर रहे थे तभी ये बन गया है, तभी का होना चाहिए, इसके बाद का आपके पास नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज है, इसको आप जरूर जानिएगा, नहीं तो आप बाद में कहेंगे हमारे पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र था और उन्होंने हमें छांट दिया उसमें काउंसलिंग में। ठीक है, और कई बार ईडब्ल्यूएस की ही जो कैटेगरी थी उसमें हमने देखा ओबीसी के कैंडिडेट डाले थे, उनका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो केवल सामान्य वर्ग के लिए है। ठीक है, कैटेगराइज कैटेगरी है। देखिए, कहाँ जब अनारक्षित में यानी जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी क्या कहें, वो जनरल है यानी अनारक्षित है, उसमें किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी कैटेगरी के लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो आरक्षित वाली श्रेणी है उसमें वही वर्ग डालेंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस में सामान्य कोटे से जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो डालेंगे, ओबीसी में जो ओबीसी से हैं वो डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आपको बात ये मेरी समझ में आ गई होगी। अगली बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ हम कर्सर ले चलते हैं।
यहाँ पे 9वां है कॉलम की स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी सक्षम प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र मूल में। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल है कि सर वहाँ पे सीट को तो डिवाइडेशन उन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, कि ये मतलब उसका डिवाइडेशन हुआ ही नहीं कि इनके लिए आरक्षित हो और वहाँ से वो सीट डालें। ठीक है ना, अब वहाँ पे ये कैसे करते हैं ये मुझे भी जानना है कि इसको कैसे कैटेगराइज करके वो इनके लिए वो जो उन्होंने पर्टिकुलर जो अपना जो विज्ञापन निकाला था, जो एडवर्टाइज निकाली थी, उसमें इन्होंने जो आरक्षण जो दिया है कि इतने % आपके उसमें रहेंगे, इस भर्ती के लिए कैसे करेंगे, तो ये जब आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा तभी पता चल पाएगा कि इनको एडजस्ट कहाँ किए हैं, अभी पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, फिर यह सक्षम प्राधिकार द्वारा, हाँ, ये दिव्यांगता संबंधित, इसका भी यही हाल है जैसा पहले का है। इसका भी हमने पूरी की पूरी लिस्ट देखी थी, कहीं पे भी हमें इनके लिए, हाँ, मुझे एक जगह मिला इनका 4 पोस्ट थी जहाँ पे इनके लिए आरक्षित था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में इस पे करूँगा। लेकिन चलिए, इसके लिए भी यही है कि आप जो मूल प्रमाण पत्र है वो ज़रूर लेके जाइएगा दिव्यांगता वाला। ठीक है, आपके पास जो है ये लेके जाइएगा, स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, आपका जब आता है मेरिट लिस्ट में आप पहले नंबर पे हैं तो देखिए सारी कहानी तभी शुरू होगी जब आप लिस्ट में पहले नंबर पे होंगे, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लेके जाएंगे। फिर अगला कह रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत रहते संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र। अब जो लोग पहले कभी कार्य किए हैं इसमें, चाहे 1 साल उन्होंने काम करके छोड़ा हो, चाहे 2 साल काम करके छोड़ा हो, चाहे 3 साल, तो जो भी होंगे वो अपना प्रमाण पत्र अनुभव का बनवा कर ले गए होंगे या लेकर जाएंगे। ठीक है, वो मूल में चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये प्रमाण पत्र आप दिखा देंगे तो बस हो जाएगा, वहाँ पे वो चेक भी करेंगे। ठीक है, आजकल सारी ऑनलाइन व्यवस्था है और लोग आपकी पहुंच में एक फ़ोन कॉल्स की दूरी पे हैं। ठीक है, तो ये जहां से अगर इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो वहां पे तुरंत वेरीफाई करने के लिए ये कर सकते हैं उस कचहरी को, मतलब उस ग्राम कचहरी सचिव के पद जहां भी ग्राम पंचायत से है वहां के सरपंच से ये पूछ सकते हैं कि ये जो है इसमें क्या सत्यता है। ठीक है, इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों ने भी अगर फॉल्स अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए होंगे वो फंसेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आधार कार्ड पैन कार्ड। देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका किस लिए चाहिए, ये चाहिए आपका आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी कि आप वही पर्सन हो कि नहीं हो। तो आपके पास अगर आधार कार्ड होगा तो वो लेते जाइएगा, अगर नहीं है तो पैन कार्ड। तो मुझे लग रहा आधार कार्ड सबके पास है, आप रख लीजिएगा दोनों चीज़ें। ठीक है, मूल में यानी उसका ओरिजिनल रख के जाइएगा। ठीक है, फिर आप 5 अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि साथ ही ये ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो हो सकता है आपको वहां जैसे काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद से आपकी ये भी प्रक्रिया हो, आपको उस ग्राम पंचायत में भेजा जाए कि आप जाइए वहां ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो इसलिए फोटो रख लीजिएगा। अब यहां पे आता है अगला टॉपिक 14, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन से। देखिए सिविल सर्जन से ये लिखा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये जिला में बैठते हैं, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट में ये बैठते हैं, वहां से आप जाकर ये प्रमाण पत्र बनवाइएगा। ठीक है, वैसे किसी भी आप MBBS से बनवा सकते हैं लेकिन उनका उतना मान्य नहीं होता है जितना सरकारी डॉक्टर का होता है, आप एक बात समझिए। ठीक है, यहां पे जाके आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, आप मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो है सबसे अहम चीज है कि आपको जिला चिकित्सालय जाकर 2 रुपए की पर्ची कटवाकर इसको जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगला आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र में कई बार यह है कि हाँ, आप चरित्र प्रमाण पत्र जैसे आपने ऑफलाइन बनवाया, चलिए वो ठीक है, ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं, आप अपने कोतवाली से देंगे फिर वहाँ से ये जिले पे जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको आपको एक DPRO रसीद मिलेगी। ठीक है, उस रसीद को आप संभाल के रखिएगा, नहीं बना है कोई बात नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन के आया है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ इंगित किया है, दूसरे वाले एक नोटिस आई है उसमें कि अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो कोई नहीं, जो उसकी रिसीट है ना उसको लेके आइएगा, हम मान जाएंगे और आपका हम
बहाली दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस तरह जाके उसको देख लीजिएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कर दिए, आपके पास उसका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ गया, उस नोटिफिकेशन का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको ले जाकर आप दिखा देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अन्य दस्तावेज में, अब अन्य दस्तावेज में क्या हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए कि अन्य दस्तावेज में और भी आपके पास एक्स्ट्रा कोई डिग्री पड़ी हुई है, कुछ भी है, तो उसको आप लेके जाइएगा। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि नोट सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। जो भी अभ्यर्थी जो पहले नंबर पे हैं वो क्या करेंगे, कंडिका 1 से लेकर 15 तक जो दिया है इन्होंने, सबकी कह रहे हैं कि सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र और जो अलग से प्रमाण पत्र हैं, जो अन्य प्रमाण पत्र हैं, अन्य प्रमाण पत्र आपका चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, इस तरह का जो है इन दस्तावेजों की 3 छाया प्रति यानी 3 फोटोकॉपी आपको करानी ही करानी है। ठीक है, उसको लेकर आप उपस्थित होइएगा वहां पे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने जो हमने थंबनेल लगाया था उस पर चलते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, इससे अब जो कंफ्यूज, क्या प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है, इसको मैंने पहले बता दिया आपको वहां पे कि आप हाई स्कूल और इंटर का प्रमाण पत्र जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और आप स्नातक का और परास्नातक का अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंक पत्र लेके जाइएगा। अगर आपका परास्नातक का अंक पत्र नहीं है तो प्रोविजनल अंक पत्र लेके जाइएगा। ठीक है, काम बन जाएगा आपका। सत्यापन प्रपत्र कितने प्रतियों में चाहिए, देखिए सत्यापन प्रपत्र जो आपका 5 पेज का है वो एक ही चाहिए, उसको आप फिलअप करके ले जाइएगा, उसको कई प्रतियों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना है, इसके बारे में मैंने अभी लास्ट में बता दिया। ठीक है, चरित्र प्रमाण नहीं बना है तो क्या करना है, कंप्यूटर प्रमाण पत्र का वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेटेज जो है उन्होंने केवल किसको दिया है, स्नातकोत्तर को दिया है, स्नातक को दिया है और एक अनुभव प्रमाण पत्र को दिया है। ठीक है, आप इस बात पे एकदम क्लियर है ना कि 3 जो सर्टिफिकेट हैं उनको ही वेटेज मिला है। स्नातक का 10 मिला है, स्नातकोत्तर का 20 मिला है और आपका जो ये क्या कहते हैं अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका 2.5 अंक पर ईयर के हिसाब से मिला है। अब जितने ईयर आपने अनुभव लगाया हो वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर प्रमाण पत्र का कोई वेटेज आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, इसमें आपको इसलिए पूछा है कि आप कंप्यूटर में दक्ष हैं, तो वेल डन। तो ये थी हमारी तरफ से एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, एक संक्षिप्त सी जानकारी। आशा करता हूं आप हमारी इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।